नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बजरंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के विषय में बात कर रहे थे। अंतिम हमारी जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने मौर्य काल के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे और मौर्य काल के स्रोत में एक मुख्य कड़ी है जो यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बात की थी। हमने अंतिम क्लास में ये पढ़ लिया था कि जो इंडिका है वो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है और इंडिका में जो मौर्य काल के बारे में बताया गया था उस संपूर्ण जानकारी हमने लेने के प्रयास किया था। आज मौर्य काल के अन्य कुछ स्रोत हैं जिनसे जानकारी प्राप्त होती है, उन स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मौर्य काल के संबंध में एक यूनानी लेखक है जिनका नाम है डायोडोरस ऐसे प्रथम यूनानी लेखक हैं जो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक बात करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखते हैं। इन्होंने सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका पर टीका लिखी और जो मेगास्थनीज की इंडिका पर टीका लिखी और उस इंडिका का जो रूपांतरण किया वो था भारत का इतिहास। इस नाम से इन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका पर टीका लिखी जिसमें भारत के संदर्भ में, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात की गई थी। ये बात हम पहले पढ़ ली हमने कि ये डायोडोरस एक प्रथम यूनानी विदेशी शासक हैं, यूनानी विदेशी लेखक हैं जिन्होंने भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास के संदर्भ में लिखा। एक अन्य यूनानी लेखक और हुए हैं जिनका नाम है प्लिनी ने ग्रंथ लिखा है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने ग्रंथ लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री में प्लिनी ने भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास और भारत के भूगोल के बारे में बताया गया है। भारत के इतिहास और भूगोल के बारे में बताया गया है किसके द्वारा? प्लिनी द्वारा। ये यूनानी लेखक हैं, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री है ये पुस्तक लिखी और इसमें भारत के इतिहास और भूगोल के संदर्भ में बताया गया है। इनका जो लेख है, प्लिनी का जो लेख है, यह अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है। अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है। ये बात हमें याद रखिए कि जो लेख है अत्यधिक कैसे माना जाता है? विश्वसनीय माना जाता है। यदि हम प्लिनी के बारे में बात करें तो प्लिनी ने मौर्य वंश का जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए
इन्होंने एक शब्द विशेष का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेंड्रोकोस्टस कहा है, सेंड्रोकोस्टस। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है और उस शब्द का मतलब है सेंड्रोकोस्टस। ये यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है और चंद्रगुप्त के लिए इन्होंने सेंड्रोकोस्टस शब्द का प्रयोग किया है। सन 1893 में एक अंग्रेज लेखक हुए हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ऐसे पहले लेखक हैं जिन्होंने सेंड्रोकोस्टस का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया। यह बताया विलियम जोन्स ने कि जो प्लिनी ने सेंड्रोकोस्टस शब्द का प्रयोग किया है, भारत के मौर्य काल का जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोस्टस शब्द का प्रयोग किया। ऐसा बताने वाले पहले अंग्रेज लेखक हैं विलियम जेम्स। इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्लिनी ने सेंड्रोकोस्टस नामक शब्द है, इस शब्द का प्रयोग चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया। यदि हम आगे और बात करें तो एक और विदेशी लेखक हैं, उन्होंने भी मौर्य वंश के लिए, मौर्य काल के लिए जस्टिन ने भी अपने ग्रंथ एपिटम नामक ग्रंथ है, एपिटोम नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारत के संदर्भ में बात की है। यह एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं, जस्टिन एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट के बारे में बताते हैं। जस्टिन बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट सिकंदर से हुई। ये एकमात्र ऐसे इतिहासकार हैं जो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट हुई। ये अपने इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है एपिटोम नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट हुई। और एपिटोम जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है सार संग्रह। ये एक ऐसे विदेशी लेखक हैं जो बताते हैं कि भारत के चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य मुलाकात हुई, के मध्य भेंट हुई, ऐसा बताने वाले प्रथम विदेशी लेखक हैं। आगे यदि और हम मौर्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें, मौर्यकाल के संदर्भ में और कहां से जानकारी प्राप्त होती है, इनकी बात करें तो एक ग्रंथ और है मुद्रा राक्षस। जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के अनुसार जो मुद्रा राक्षस है, यह ग्रंथ विशाख दत्त द्वारा लिखित है। इस मुद्रा राक्षस की जो भाषा है संस्कृत भाषा है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की माताजी का नाम मुरा बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो माताजी है वो माता का नाम मुरा बताया जाता है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में
चंद्रगुप्त के लिए, जब चंद्रगुप्त के वंश की बात की जाती है, चंद्रगुप्त के कुल की बात की जाती है, तो कुल के संदर्भ में मुद्रा राक्षस में इसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। और वृषल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल वाला, निम्न कुल वाला, निम्न कुल वाला, निम्न कुल वाला। मुद्रा राक्षस नामक जो मुद्रा राक्षस है, ये मुद्रा राक्षस है क्या? मुद्रा राक्षस वैसे विशाख दत्त द्वारा लिखा एक ग्रंथ है और भाषा संस्कृत है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा बताया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसमें वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो मुद्रा राक्षस है यह है क्या? वास्तविक वास्तविकता यह है कि जो मुद्रा राक्षस था एक सेनापति था, सेनापति था। और सेनापति किसका था? एक धनानंद का सेनापति था, धनानंद का सेनापति था, धनानंद का सेनापति था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया धनानंद को और इस मुद्रा राक्षस को बंदी बना लिया। मुद्रा राक्षस बहुत बड़ा योद्धा था। धनानंद मुद्रा राक्षस के आधार पर ही मगध में इतने लंबे समय तक राज्य कर पाया। ये जानकारी मौर्य काल के संदर्भ में हमें मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। यदि हम एक अन्य ग्रंथ की और बात करें, यदि अन्य स्रोत और देखें, एक स्रोत है जो बताता है हमें मौर्य वंश के बारे में। एक जूनागढ़ का अभिलेख है, अभिलेख एक अन्य स्रोत है जो हमें किसके बारे में बताता है? मौर्य काल के बारे में बता रहा है। जूनागढ़ का अभिलेख है। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ का अभिलेख है, ये रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह जानकारी है कि इस अभिलेख में शक वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पहली बात। और शक वंश का जो शासक था रुद्रदामन द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया। इसकी भाषा संस्कृत ही है, संस्कृत भाषा है। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण की बात बताई गई। सुदर्शन जो झील है, सुदर्शन झील के निर्माण के संदर्भ में जानकारी बताई गई है। इस अभिलेख में 3 वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला वंश है मौर्य वंश, दूसरा वंश है शक वंश और तीसरा वंश है गुप्त वंश। इन 3 वंशों की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसका लेख जिसको रुद्रदामन, शक वंश के रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। इसकी भाषा संस्कृत थी और सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बात की गई थी। उस समय सुदर्शन झील का निर्माण उस समय की पेयजल व्यवस्था की सबसे बड़ी सुविधा थी। पेयजल की जो व्यवस्था थी वो सबसे बड़ी व्यवस्था सुदर्शन झील थी। इस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य काल था, मौर्य काल में जो सिंचाई की सुविधा दी जाती थी वह राज्य द्वारा दी जाती थी। सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा दी जाती थी? राज्य द्वारा दी जाती थी। सिंचाई की जो सुविधा थी वह राज्य द्वारा दी जाती थी। ऐसी जानकारी हमें इस रुद्रदामन अभिलेख से प्राप्त होती है। जो सिंचाई की सुविधा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, इस सिंचाई के बदले में
जो किसानों द्वारा कर दिया जाता था, उस कर को सेतु बंद कर कहते थे। सेतु बंद कर कहा जाता था। यह जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से कुछ और भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का निर्माण और इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कब कब किन किन के शासनकाल में हुआ। सबसे पहले तो जो निर्माण की बात करें, सुदर्शन झील, तो जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। किसके में? सुदर्शन झील। जो सुदर्शन झील है, इसके बारे में हमें किससे, कहां से प्राप्त हो रही है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख में कुछ शासकों के नाम बताए गए हैं। शासकों के नाम बताए गए हैं और उस समय जो जूनागढ़ का गवर्नर कौन था, उन गवर्नरों के बारे में जानकारी बताई गई है। सबसे पहले यदि बात करें हम, तो जूनागढ़ है, इस जूनागढ़ में जब सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, तो निर्माण के समय सबसे पहला जो शासक था, वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक था मगध का, तो इस समय जो जूनागढ़ का गवर्नर था, वो गवर्नर था पुष्यगुप्त। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जब सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, तो उस समय भारत पर जो शासक था, वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और जूनागढ़ जो क्षेत्र है, सौराष्ट्र जो क्षेत्र है, उस सौराष्ट्र क्षेत्र का जो गवर्नर था, वो गवर्नर था पुष्यगुप्त के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। ये बात हमें याद रखनी है। सुदर्शन झील का क्या हुआ? निर्माण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बनता है अशोक। अशोक के समय जो अशोक था, अशोक के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, सौराष्ट्र का जो गवर्नर था, उसका नाम था सुशास्य। और सुशास्य के समय जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक बना, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्यगुप्त था। इस समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। और जो अशोक था, अशोक के समय जब शासक अशोक बना, तो अशोक के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, सौराष्ट्र का जो गवर्नर था तो शास्य था। इस समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ। बार बार रिपीट इसलिए की जा रही है कि आपको अच्छी तरह ये बातें याद रह सकें। अगली जो शासक के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अगले शासक के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, वो है, ये दोनों शासक जो हैं, ये मौर्य वंश के हैं। तुम्हें याद है ये बात? मौर्य वंश के दोनों शासक हैं। अगला जो शासक है, वह शासक है रुद्रदामन। और रुद्रदामन जो शासक है, वो किस वंश का है? शक वंश का है। रुद्रदामन के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, वो सौराष्ट्र का जो गवर्नर था, वो था सुविशाख सौराष्ट्र का गवर्नर था। इनके समय में भी सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण हुआ। ये बात याद रखिए। इनके समय भी जो सुदर्शन झील है, इस सुदर्शन झील का क्या हुआ? पुनर्निर्माण। जो रुद्रदामन का अभिलेख है, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, इस अभिलेख से 4 शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
पहला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है रुद्रदामन। चौथा जो शासक है वो गुप्त वंश का है। चौथा जो शासक है वो गुप्त वंश का है, और गुप्त वंश का जो शासक है वह स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त के बारे में भी रुद्रदामन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदामन के समय जो सौराष्ट्र का गवर्नर था वो था पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित। पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित इस समय यानी स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर था, और सौराष्ट्र के गवर्नर जो चरणदत्त पुत्र पालित था, इनके काल में सुदर्शन झील की चारों तरफ चार दीवारी की गई। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मौर्य वंश के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है। एक बात ये और याद रखेंगे यहाँ कि जो पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित था, इसके समय, इन्हीं के समय सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णु मंदिर का निर्माण भी किया गया था। ये बात हमें याद रखनी है। किसके समय? पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित के समय सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। और इस समय शासक कौन थे मगध पर? इस समय शासक थे गुप्त वंश के स्कंदगुप्त। ये रुद्रदामन के अभिलेख से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक बार और रिपीट करें कि सुदर्शन झील से जो जानकारी प्राप्त होती है, कि सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है रुद्रदामन अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। और दूसरे शासक है अशोक। अशोक के समय यहाँ का जो गवर्नर था वो सुशास्य था। इसके समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। अगले शासक है शकवंश के रुद्रदामन। रुद्रदामन के समय यहाँ का गवर्नर था सुविशाख। इनके समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। गुप्त वंश के स्कंदगुप्त नामक शासक जो आते हैं, यहाँ पर पर्णदत्त पुत्र चक्रपालित जो गवर्नर थे, इस गवर्नर के समय सुदर्शन झील के किनारे पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। ये जानकारी हमें रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से हम बात कर रहे थे मौर्य काल के स्रोत पर। तो मौर्य काल के स्रोत के रूप में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये दो जानकारी मौर्य काल से संबंधित प्राप्त होती है कि रुद्रदामन अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। इसके बाद अशोक के समय सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया, और जिस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था वो सुशास्य था। रुद्रदामन के अभिलेख से यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो सिंचाई की सुविधाएं हुए राज्य द्वारा कराई जाती थी, और राज्य जो सिंचाई की सुविधा देता था, उसके बदले में जो कर लेता था उस कर को सेतुबंध कहा जाता है। ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है? रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होती है। यदि अगले और ग्रंथ की बात करें तो कुछ जैन ग्रंथ हैं और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक बौद्ध वंश, जो बौद्ध ग्रंथ है, दो बौद्ध ग्रंथ है, इन बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक महावंश है, बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा है दिव्यदान। इन दोनों ग्रंथों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये दोनों ग्रंथ मौर्य वंशों को क्षत्रिय बताते हैं, कि मौर्य वंश क्षत्रिय।
ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं और बौद्ध ग्रंथ दोनों बताते हैं कि मौर्य वंश के जो शासक थे ये सभी शासक क्षत्रिय थे। यदि हम जैन ग्रंथों की बात कर लें, जैन ग्रंथ में एक ग्रंथ आता है परिशिष्ट पर्वन। जो परिशिष्ट पर्वन है, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार भी जो गौड़ मौर्य वंश के शासक थे ये क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय बताते हैं। ये कुछ ग्रंथ हैं जो मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। यदि हम एक ग्रंथ की और बात करें, एक ग्रंथ है कथा सारसरित। कथा एक ग्रंथ है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो ग्रंथ है यह ग्रंथ है सोमदेव का, सोमदेव द्वारा रचित यह ग्रंथ है। और एक ग्रंथ और है बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, इसके लेखक हैं हेमेंद्र। ये दोनों ग्रंथ जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश को, ये दोनों ग्रंथ इस मौर्य वंश को ये दोनों ग्रंथ मौर्य वंश को नंदवंश से संबंधित बताते हैं। ये दोनों ग्रंथ मौर्य वंश को किससे संबंधित बताते हैं? नंदवंश से ही संबंधित बताते हैं। तो ये कुछ एक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं मौर्य वंश के बारे में। अब ये मौर्य वंश के स्रोत पढ़े हमने। यदि हम मौर्य वंश की राजनीतिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो राजनीतिक स्थिति के बारे में यदि हम जानकारी लें तो वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि सबसे पहले तो हम कुछ भारत में जो भारत था, ये भारत इस समय 16 महाजनपदों में विभक्त था। 16 महाजनपदों में विभक्त था। इन 16 महाजनपदों में जो मुख्य जनपद था, यानी जो समृद्धशाली जनपद था, वो मगध था। मगध जो जनपद था, इस मगध जनपद पर नंदवंश से पहले 2 वंश और आ चुके थे। एक तो है हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद मौर्य वंश आया। इन वंशों ने मगध का उत्कर्ष किया, मगध को समृद्धशाली बनाया। हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश का। तो जो मौर्य वंश था, यह मौर्य वंश लगभग 322
BC से 185 BC तक था। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। इस समय यहां जो वंश था नंद वंश था। नंद वंश का जो शासक था घनानंद था। घनानंद के शासन व्यवस्था से वहां की जनता त्रस्त थी। वो एक ऐसा शासक चाहते थे जो इस समय की जो विदेशी आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारियों को रोके और जनता को सुख सुविधा उपलब्ध कराए, जनता को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराए। लेकिन जो घनानंद था, नंद वंश का जो घनानंद था, ये बहुत विलासी प्रवृत्ति का शासक था, जो जनता के साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। इसी समय चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त का आविर्भाव होता है। चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य, पिछली क्लास में बात कर चुके हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य मगध को जीत लेता है और जीतने के बाद वह ऐसा प्रथम शासक बनता है जिसने भारत पर अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यह एक ऐसा प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक शासन किया, यानी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया, संपूर्ण भारत को एक राजा की छत्र छाया में लाए। इन्होंने विभिन्न कूटनीतियों के माध्यम से गुप्त जो मौर्य था, इन्होंने विभिन्न नीतियों को अपनाकर, विजय अभियानों को अपनाकर संपूर्ण भारत को एक कर लिया। जब इन्होंने नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित किया तो उस समय इनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। 25 वर्ष के थे। मगध के सिंहासन पर बैठ गए। विभिन्न अभियानों के द्वारा इन्होंने भारत को, विभिन्न विजय अभियानों के द्वारा इन्होंने भारत को एक कर लिया। 305 बीसी में इनका एक युद्ध होता है इनका एक युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर के साथ इनका 305 बीसी में युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि होती है। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेता है, जिसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान का भाग, बलूचिस्तान, पंजाब, पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंधु का कुछ क्षेत्र बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। कौन देता है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेरी की
शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और वापस यूनान चला जाता है। इसी समय हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर अपने एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़कर जाता है, जिसका नाम होता है मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज यहाँ रहकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है, जिसके बारे में अंतिम क्लास में हमने विस्तार पूर्वक बात कर ली। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को निकेटर को पराजित करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य, इस साम्राज्य में और अधिक विस्तार हो जाता है। जो काबुल, हेरात आदि जो क्षेत्र थे, वो उन क्षेत्रों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारियां ये प्राप्त होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 2 ग्रंथ और हमें याद रखने हैं, 2 तमिल ग्रंथ हैं, और ये तमिल ग्रंथ एक तो है एहनानूर और दूसरा जो ग्रंथ है वो है मुंड्रानूर। ये दोनों ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी अधिकार कर लिया था, दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य जब वृद्धावस्था में हो जाते हैं तो इस समय इनके राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। तो 12 वर्ष के अकाल से व्यथित होकर चंद्रगुप्त मौर्य, एक जैन मुनि होता है, जैन मुनि भद्रबाहु इनके संपर्क में आता है और भद्रबाहु के द्वारा यह अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। जैन धर्म को जैसे ही स्वीकार करते हैं तो भद्रबाहु इनको जैन धर्म में दीक्षा देता है, इनको जैन धर्म की दीक्षा देता है और ये संलेखना पद्धति द्वारा संलेखना पद्धति द्वारा 298 बीसी में मैसूर के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर प्राण त्याग देते। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक रहता है। अगला जो शासक है वह आएगा बिंदुसार। बिंदुसार से संबंधित छोटी सी कहानी है, याद रखने के लिए बनाई गई है, तो मैं याद रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौटिल्य। तो कौटिल्य ने जो स्वप्न देखा था, संपूर्ण भारत को एक करना जो स्वप्न देखा था, वह स्वप्न चंद्रगुप्त मौर्य ने साकार कर दिया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने साकार कर दिया। लेकिन कौटिल्य सोच रहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य अमर तो है नहीं है, इसके बाद जो शासक यदि कमजोर शासक आ गया तो भारत फिर से विभिन्न टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसा राजनीतिक ग्रंथ लिखा कि अगले जो शासक आएंगे वो इस ग्रंथ को पढ़कर क्या करेगा, इस ग्रंथ को पढ़कर शासन चलाएगा। लेकिन इस समय एक चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी उसका नाम था दुर्धरा। अंतिम वर्ष वृद्धावस्था में जब ये दुर्धरा गर्भवती थी उस समय, तो जो कौटिल्य था वो कौटिल्य दुर्धरा को नॉर्मल पॉइजन देने लग गया कि जो भी दुर्धरा के गर्भ से बच्चा उत्पन्न होगा वह बहुत शक्तिशाली बलवान पैदा होना चाहिए। इसलिए दुर्धरा को नॉर्मल पॉइजन देने लग गया। और जब जैसे ही बिंदुसार का जन्म हुआ, बिंदुसार याद रखेंगे, बिंबिसार एक अलग है, बिंबिसार अलग शासक है और बिंबिसार जो शासक है वो हर्यक वंश का शासक है और बिंदुसार जो शासक है ये मौर्य वंश का शासक है। बिंदुसार का जन्म हुआ, इसके पूरे शरीर पे छोटी छोटी बिंदियां थी, जहर की जो बिंदियां थी, इस कारण इसका नाम बिंदुसार रख दिया गया। बिंदुसार की राजनीति के बारे में बात करें तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। ये अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इनके बिंदुसार की यदि समय अवधि देखें हम तो 298 बीसी से 272 बीसी तक है इनकी जो समय सीमा है। बिंबिसार के बारे में जो यूनानी लेखक हैं, इनके बारे में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अमित्र चैट। यह यूनान का शब्द है और इस यूनान के शब्द का अर्थ है शत्रुओं का नाशक, शत्रुओं का विनाशक। बिंदुसार के बारे में वायु पुराण है, उस वायु पुराण में इनके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग किया गया है, इनके लिए भद्रसार का प्रयोग किया गया है, भद्रसार। बिंदुसार के लिए जैन ग्रंथों में जो जैन ग्रंथ हैं, इन जैन ग्रंथों में बिंदुसार के लिए सिंहसेन का प्रयोग किया गया है। ये 2-3 फैक्ट याद रखेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये जैसे कि तैसे ऐसे ही याद रखेंगे। प्रश्न सीधा आएगा, वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है, भद्रसार। प्रश्न सीधा आएगा, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है, सिंहसेन। बिंदुसार को यूनानी लेखकों द्वारा क्या कहा गया है, अमित्रचैटस कहा गया है। इन्होंने सुदूर भारत तक साम्राज्य किया, यानी विदेशों तक इन्होंने साम्राज्य किया, विदेशों तक इनका विस्तार रहा। इनके शासनकाल में भारत यानी मगध और ज्यादा विकास करने लगा। इनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला के बारे में पहले हम जानकारी ले चुके हैं। तक्षशिला था, तक्षशिला क्षेत्र में 2 विद्रोह हुए। पहले विद्रोह का दमन अशोक ने किया, पहले विद्रोह का जो दमन है वो अशोक ने किया।
अशोक के बाद दूसरी बार जो भेजा गया वो था सुशील। ये दो विद्रोह हुए तक्षशिला में, ये दोनों विद्रोहों का दमन कर किया गया। इनके शासनकाल में यूनानी शासक एंटियोकस था। एंटियोकस इनका मित्र था। एंटियोकस के पास इन्होंने संदेश भेजा और संदेश भेजा कि एंटियोकस से इन्होंने 3 चीजें मांगी। पहली चीज जो मांगी वो विदेशी शराब। दूसरी चीज इन्होंने मांगी सूखे अंजीर। तीसरी चीज जो है इन्होंने मांगी यूनानी दार्शनिक। एंटियोकस ने ये दो चीजें तो दे दी, लेकिन यूनानी दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि इस समय यूनान में दास प्रथा पर प्रतिबंध था। और यदि किसी यूनानी दास को भेंट कर दिया जाए, यूनानी दार्शनिक को भेंट कर दिया जाए, यूनानी जो दार्शनिक है उस दार्शनिक को भेंट कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता दास। और दास इस समय बिल्कुल प्रतिबंध था यूनान। एंटियोकस ने इनके शासनकाल में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा। डायमेकस नामक कौन भेजा? राजदूत भेजा। एक मिस्र के राजा हैं, मिस्र के शासक। और मिस्र के जो शासक हैं वो शासक, उनका नाम है, मिस्र के शासक जिनका नाम है फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के समय, मिस्र का शासक है, बिंदुसार के समय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के समय एक राजदूत भेजा जिसका नाम है डियानीसियस। बिंदुसार के दरबार में, मिस्र से बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा किसने? फिलाडेल्फस ने। यह जानकारी हमें बिंदुसार के बारे में प्राप्त होती है। आज की कक्षा में इतना ही। यहां से आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि कक्षा पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें और अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।